मेरे प्रिय मित्रों, आइए अठारह दिसंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 97वें दिवस में मनोविज्ञान के 22वीं दिवस में ज्योतिष स्वरूप के 28 दिवस के 16वीं दिवस में आइए प्रवेश करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय 7 बजे ठीक 7 बजे क्या हुआ? सूर्योदय कल भी हुआ था, आज भी 7 बजे। अस्त 17:17 में। 7 से 8 1 घंटा 30 4 34 1 घंटा 34 मिनट हो चुका है। सूर्यदेव को आए हुए स्थानीय समय के आधार पर समय हो चुका है 1:34। 1 घंटा 34 मिनट का वक्त हो चुका है, इतना समय व्यतीत हो चुका है। सूर्य उदय से अभी तक का समय जो बीच का अंतराल जो है वो कितना है? 1 घंटा 34 मिनट का अंतराल है। वो हमने जितना समय हमने गणना हो चुकी है। तो 1:34 हो चुके हैं। आइए प्रवेश करें स्वाध्याय में। हम भी कुछ दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख जो कर्तव्य है, दायित्व है, स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं पाठ्यचर्या, करिकुलम या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं। यहाँ पर जो मन में हमारे प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देने का हम प्रयास यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मन से संबंधित कुछ जो शांति है, उसको कैसे हम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो, उनका उत्तर यहाँ पर दिया जाता है। प्रश्नों को संबंधित होते हैं जीवन से संबंधित। हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे हम ज्योतिष के स्वरूप को समझ रहे हैं, ज्योतिष के स्वरूप से हम अपने आप को ही समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी पुस्तक पढ़ता है तो उससे हम अपने आप को ही समझने का प्रयास करते हैं। ये हमें ख्याल रहना चाहिए। एक ख्याल रखते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। या कुछ अपने आप में परिवर्तन हमें करना होता है, डेवलप हमें करना होता है, विकसित हमें करना होता है, इसलिए हम उसको अध्ययन कर रहे होते हैं। दूसरा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम थोड़ा प्रौढ़ पीढ़ी या किसी संस्था के द्वारा जो निर्मित जो होता है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। जो शिक्षा है उसको उनके अपने कुछ पाठ्यक्रम सिलेबस के द्वारा वो निर्धारित करते हैं, वो हमें थोड़ा लेना होता है। पाठशाला के दूसरे भाग में इसको लेते हैं। जैसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हम स्नातक प्रथम वर्ष के से संबंधित जो विषय 3 हैं, ज्योतिष, मनोविज्ञान और संस्कृत साहित्य पर हम चर्चा करते हैं। पाठशाला के पहले भाग पाठ्यचर्या में जो उसका मुख्य हमारा प्रसंग आज रहेगा, वह रहेगा हमारा मुख्य प्रसंग प्रश्न ज्योतिष को हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक सूचना ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस प्रकरण में प्रवेश करेंगे। मानव विकास सूचकांक एक महत्वपूर्ण शब्द आपने नाम सुना होगा। मानव मतलब क्या? मनुष्य का। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। सूचकांक सूचना देने वाला अंक, सूचक धन अंक, सूचना देना, इंफॉर्मेशन करना। मानव कितना विकास कर रहा है, एक ऐसा एक ऐसी सूची, उससे हम अनुमान लगाते कि मानव कितना विकास कर रहा है। तो उसमें कह रहे एक पायदान फिसला। भारत देश क्या है? एक पायदान फिसल गया, बड़ा नहीं, फिसल गया। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक को, जिसे हम संक्षिप्त में आंग्ल भाषा में कहते हैं HDI, मानव ह्यूमन विकास डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स। H ह्यूमन हो गया, D का मतलब होता है डेवलपमेंट, सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स। आंग्ल भाषा में इसको संक्षिप्त में कह देंगे हम HDI। 2020 में भारत एक पायदान नीचे फिसल गया है। देश को 189 देशों की सूची में 130वें पायदान पर, 130वें स्थान पर रखा गया है। 130वें स्थान पर, 189 देश में 130वें स्थान पर आया भारत। विकास हम कितना कर रहे हैं उसकी सूची में, जो उसका जो उसमें 130 नंबर पर।
अच्छा, पहले नंबर पर कौन रहा होगा, दूसरे नंबर पर कौन रहा होगा, तीसरे नंबर पर कौन रहा होगा, ऐसे ही क्रम करके कोई 100 में आया होगा, फिर कोई 110 में आया होगा, कोई 120 में आया होगा, कोई 129 में, कोई 130 में जो भारत का स्थान आता है। वहीं 2019 में 129 स्थान था, तो एक स्थान क्या हो गया और फिसल गया। इस सूचकांक को बनाने के लिए किसी देश में औसत आयु, अभी हम कह रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के समय क्या देखा जाता है, किस आधार पर भारत 130वें स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले 2019 में 129वें स्थान में था, 130वें स्थान में पहुंच गया। तो इसमें क्या देखा जाता है देश का, सबसे पहले देखा जाता है किसी देश की औसत आयु, एवरेज जो एज है वो देखा जाता है, पहली बात। दूसरा, शिक्षा को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है। तीसरा, आय को, इनकम को देखा जाता है। इन तीन बातें देखने के आधार पर मानव विकास सूचकांक, जो सूची हम लिस्ट जो तैयार करते हैं, 189 देशों की लिस्ट तैयार की, उसमें भारत 130वें स्थान पर आया। तो उसमें देखा जाता है कि उनकी वहां देश में कितनी औसत उम्र है, वहां पर जो व्यक्ति हैं उनकी उम्र कितनी है, औसत एवरेज एज कितनी है, और उनकी एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था चल रही है देश के, मुल्क की, और आय क्या है वहां। इसके आधार पर हम उसकी सूची तैयार बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। पहले स्थान पर हमने कहा, पहले स्थान पर कौन सा देश है, कौन सा मुल्क है। पहले देश में आता है नॉर्वे, जो मानव विकास सूचकांक 189 देशों में पहले पायदान पर जो है वो है नॉर्वे। दूसरे स्थान पर आता है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड। ये तीन देश क्या हैं, मानव विकास सूचकांक में अग्रणी हैं। जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जो विवरण दे रहे हैं, भारत की HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू जो है उसके, जो उसका मूल्य कर देते हैं, कितनी वैल्यू है, 0.645 रखी गई है। इतना उसका वैल्यू है, इसकी मूल्य इतना है। यह एक के जितनी निकट रहे उतनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक से का करीब आधे से थोड़ा सा बड़ा, करीब आधे से ज्यादा, तो करीब आधे से हम आधा कह सकते हैं, एक भी नहीं है, 0.645 है, 0.5, यानी कि 5 होगा तो 5 से ऊपर में आधा हो जाता है, तो आधे से थोड़ा ज्यादा। एक के जितने निकट रहे उतनी अच्छी मानी जाती है। जो नंबर एक रहे वो नॉर्वे की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.957। जो हम कह रहे हैं कि पहले स्थान पर जो नॉर्वे है उसका भी जो वैल्यू जो है वो भी क्या है, 0.957 है, उसका भी एक नहीं आया है। लेकिन जिसका यह एक की जितनी निकट रहे उतनी अच्छी मानी जाती है। तो नॉर्वे पहले स्थान पे तो दशमलव क्या है, 957 है, और भारत की क्या है, 0.645 है। तो इसमें निकट कौन आ रहा है, नॉर्वे एक के और निकट आ रहा है, क्योंकि 957, 9 इसका क्या जाएगा तो 1 हो जाएगा। पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन हमसे भी आगे रहे हैं। पाकिस्तान पिछली बार के 152वें स्थान, 52वें से 2 स्थान नीचे गिर गया है, तो 154 में पहुंच जाएगा। लेकिन श्रीलंका और चीन क्या है, हमसे आगे है। हो सकता है वो 128 में हो सकता है वो 125 में हो, लेकिन हम क्या है, एक स्थान और फसले, मतलब भारत जो देश है। महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कहा, इसके किस आधार पर मानव विकास, मनुष्य कितना अपने आप को विकसित कर रहा है, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए एक सूची तैयार की जाती है। तो 130वें स्थान पर भारत 189 देशों की सूची में 130वें स्थान पर आया। पड़ोसी देश की श्रीलंका 72वें, चीन 85वें नंबर में, भूटान 129 में, बांग्लादेश 133 में, नेपाल 142वें स्थान पर, म्यांमार 147वें स्थान पर, पाकिस्तान 154वें स्थान पर, अफगानिस्तान 169 स्थान पर है, पायदान पर है। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि हमने कहा कि जो मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसमें क्या देखा जाता है, हमने कहा सबसे पहले देखा जाता है आयु को, कि औसत उम्र कितनी है, और दूसरा देता है एजुकेशन को, तीसरा देखा जाता है आय को। तो सबसे पहले देखा जाता है कि हमारी जो औसत की बात करते हैं, तो औसत उम्र जो है 69.7 वर्ष,
69 के करीब 70 के करीब औसत उम्र है यहाँ पर। उसके बाद पुरुष और महिला की औसत उम्र क्या है? 78.5 अनुपात 71। ये इनकी क्या है? पुरुष और महिला की औसत उम्र है 68 से लेकर के 71 के बीच में। अगला आता है औसत आय पुरुष और महिला का। औसत आय क्या है? 1702 अनुपात 2331 रुपए। तीसरा 92.1% ग्रामीण आबादी को बिजली मिल रही है। प्रति 10,000 नागरिक पर 8.6 चिकित्सक हैं। प्रसव के समय मात्र मृत्यु दर जो है 133 प्रति लाख प्रसव। शिक्षा के हाल में देखें, औसतन स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए हमें 12.2 वर्ष और मिल क्या रही है 6.5 वर्ष। औसतन मतलब कितनी हमें वर्ष तक हमें मिलना चाहिए? औसतन कम से कम 12.2 और मिल कितनी रही है 6.5 यानी कि 6.5 वर्ष तक। लड़की लड़के के स्कूली शिक्षा वर्ष जो है 5 वर्ष 4 माह से लेकर के 8 वर्ष 7 माह। 42.40.6 कुल आबादी में सेकेंडरी तक पढ़े पुरुष महिला का प्रतिशत है 42.40.6। महिलाओं की स्थिति 18 साल से पहले शादी 27% 18 साल से पहले शादी। हिंसा हो रही है 28.8%। लिंग अनुपात प्रति एक बालिका पर 1.10 बालक। 15 से 18 वर्ष की लड़कियों का मां बनना 13.2 प्रति 1,000 में। कितना? 13.2 प्रति 1,000 में। 1,000 में क्या है? 13.2 प्रति। 13.5% संसद में महिलाओं की भागीदारी है। 44.4% स्थानीय निकायों में भागीदारी है। कमाई सबसे अमीर 1% का हिस्सा 21.3%। बीते दशक में देश में कुल कमाई में सबसे गरीब 40% आबादी का हिस्सा 18.8% है। वही सबसे अमीर 1% आबादी के हिस्से में इससे कई ज्यादा 21.3% गया। 31.7% हिस्सा सबसे अमीर 10% नागरिकों के हिस्से में गया। भारत की खेती से पूर्वी अफ्रीका में बारिश कार्बन औसत से 19% कम उत्सर्जन कर रहे हैं हम। अच्छी बात, सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें लक्ष्य से 4 साल आगे। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आर्थिक सुरक्षा, जमीन पर मालिकाना हक बढ़ने से महिलाओं की स्थिति सुधरती दिख रही है। ऐसी महिलाओं से हिंसा कम हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें दिए हैं कारक। लेकिन आदिवासी समुदाय के बच्चों में कुपोषण सबसे ज्यादा मिला है। इसकी वजह से बच्चों में शारीरिक कमजोरी है, आयु के अनुरूप शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है। जलवायु परिवर्तन का असर लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। इन वजहों से आय घटने पर अभिभावक अपनी लड़कियों के लिए खर्च में कमी कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे ये हमने देखा। तो औसत उम्र 69.7 वर्ष है। पुरुष और महिलाओं का औसत उम्र 68.5:7:1। औसत आय पुरुष और महिला 10,702:2331 रुपये। शिक्षा की हमने हाल बात की। औसतन स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए हमें 12 वर्ष 2 माह तक हमें तो मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रही है 6.5 वर्ष। लड़की लड़के के स्कूली शिक्षा वर्ष जो है 5 साल 4 माह अनुपात 8 साल 7 माह। कुल आबादी में सेकेंडरी तक 42.4 0.6 तक पढ़े
पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत है। तो ये कुछ बातें जिससे हमने देखा कि मानव विकास सूचकांक 1 से 30वें पायदान पर, जहां पर चीन 85वें स्थान पर है, श्रीलंका 72वें स्थान पर है, सबसे पहले महत्वपूर्ण पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। ये हमें ख्याल रखना है। और भारत पिछले वर्ष 129 में था, इस बार 130 में, यानी कि 130वें स्थान में काफी दूर की बात है। 100 से भी काफी 30 पायदान ज्यादा, तो काफी दूर है। तो इसमें हमें ख्याल रखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या विकास की बात हम कैसे कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, ये देखा जाता है। इसलिए सूची देखी जाती है। 189 देश है, 189 कंट्रीज हैं उस सूची में रखा है। इसमें 130वें 130 लिस्ट में, सूची में भारत ने स्थान। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर हम मानव विकास की सूची में जो भारत देश में कितने स्थान पर है, कौन विकसित देश कितना अपने आप को विकसित कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो देखा जाता है। तो 130वें स्थान पर मात्र 130वें स्थान पर। आइए, ये हमें सूचना पूर्ण होती है। आइए, मुख्य जो प्रसंग हम कह रहे हैं वह है प्रश्न ज्योतिष को हम समझने का प्रयास करेंगे आज की पाठशाला में। 7 चरण में इसको समझने का प्रयास। पहले चरण में परिचय, प्रश्न ज्योतिष क्या है उससे हम परिचय होने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अन्य जो आगे वाले जो चरण हैं, दूसरे चरण में हम प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण में प्रश्न कुंडली किसके लिए, तीसरे चरण में प्रश्न कुंडली का आधार, इसके अंतर्गत 2 बिंदु पर बात करेंगे। चौथा चरण है प्रश्न कुंडली का फल और समय निर्धारण, इसके अंतर्गत 14 तथ्य हैं जिसको हम जो चौथा चरण है इसमें केवल 4 तथ्य को लेने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर शेष जो चरण है उसको अलग 5वें, 6ठे और 7वें चरण में ले लेंगे। ग्रह और दिशा, राशि तत्व और संभावित दिशा, ग्रह की दशा और अवस्था, ग्रह की दशा अवस्था और फल जो है इसके अंतर्गत एक बिंदु एक तथ्य पर हम बात कर लेंगे। राशि तत्व और संभावित दिशा, इसमें अंतर्गत 9 बिंदु है, यहां पर बात कर लेंगे। ग्रह और दिशा, इसके अंतर्गत 4 बिंदु पर हम बात कर लेंगे। जो ये 7वां चरण है इसके अंदर एक तथ्य रहेगा। राशि तत्व और संभावित दिशा, इसके अंतर्गत 9 तथ्य रहेंगे। ग्रह और दिशा, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, खाली केवल संक्षिप्त हम समझेंगे। प्रश्न कुंडली फल और समय निर्धारण के अंतर्गत 14 तथ्य हैं, जिसमें 4 तथ्य यहाँ इस चौथे चरण में, 6ठे चरण में 9 तथ्य, 7वें चरण में 1 तथ्य को लेंगे। 9, 1, 10, 4, 14 तथ्यों को बात करेंगे। उसके बाद हमें ख्याल रखना है कि प्रश्न ज्योतिष जो है वो क्या है। ज्योतिष के 5 भाग होते हैं। पहला होता है गणित, दूसरा होता है फलित, तीसरा होता है सिद्धांत, चौथा होता है संहिता, 5वां होता है होरा। होरा के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत प्रश्न ज्योतिष आता है। ये बात है। तो आइए इसको हम ले पहले में परिचय होने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न ज्योतिष है क्या। प्रश्न ज्योतिष, जैसे हमने कहा कि ज्योतिष के 5 अंग होते हैं, गणित, फलित, सिद्धांत, संहिता और होरा। गोचर और दशा की तरह ही प्रश्न ज्योतिष में भी होरा विभाग में समाते हैं। जैसे हम गोचर को देखते हैं, दशा को देखते हैं, इसी तरह प्रश्न ज्योतिष जो है होरा जो विभाग है, जो होरा डिपार्टमेंट जो है, जो होरा ज्योतिष का जो होरा डिपार्टमेंट जो विभाग है 5वें नंबर पर, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, प्रश्न ज्योतिष को हम देखते हैं। जैसे अन्य में हम गोचर और दशा को देखते हैं, वैसे यहां पर इस विभाग में प्रश्न ज्योतिष को हम देखते हैं। इसमें बनने वाली कुंडली रचना जन्म कुंडली के अनुसार ही होती है, हमें ख्याल रखना चाहिए। इसमें जो कुंडली रचना है वो जन्म कुंडली के अनुसार ही होती है। होरा विभाग में जो है फलादेश ज्योतिष के विशेष सिद्धांतों के अनुसार होता है। घटनाएं स्वयं इस विभाग के अलग अलग नियमों के अनुसार निश्चित की जाती हैं। प्रश्न कुंडली किसके लिए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले चरण में हमने कहा, ये हमने परिचय होने का, प्रश्न ज्योतिष में पहले हम परिचय हो गए, तो समझ लिया कि क्या है प्रश्न ज्योतिष। हमने बताया कि 5 भाग होते हैं, ये परिचय के अंदर आ चुका है। इनकी पहला चरण पूर्ण होता है। दूसरा चरण है प्रश्न कुंडली किसके लिए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, किसके लिए है ये। यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, किसके लिए, किसके लिए। तो
कहते हैं कि जब कोई प्रश्न, परेशानी या शुभ अशुभ प्रसंग की संभावना असंभावना का सवाल उठता है, तब ज्योतिष प्रश्न कुंडली रखकर उसका समाधान उसमें ज्योतिष में दिया होता है, वर्णन किया गया होता है। प्रश्न कुंडली में जन्म कुंडली की ही तरह तारीख होती है, समय होता है, स्थान होता है, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, बनाई जाती है प्रश्न कुंडली। जिस आधार पर जैसे जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 3 चीजें हमें ख्याल रखनी होती है, पहला तारीख, दूसरा समय और तीसरा समय, जन्म का स्थान हमारा कहाँ है। तो 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। उसके आधार पर, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली को निर्माण करते हैं। ऐसे ही हम प्रश्न कुंडली के लिए हमें 3 बातें ख्याल रखनी होती है, 3 बातें हमें ख्याल रहना चाहिए कि हमारी तारीख कब है, किस तारीख में हमने जन्म लिया और कहाँ लिया और किस स्थान पर लिया, कौन से समय में लिया और किस स्थान पर लिया। तारीख, समय और स्थान, डेट, टाइम, काल नहीं, काल की तो फिर बाद में बात करेंगे, हम अभी टाइम की बात करें। टाइम मतलब जो एक दिन है, उस दिन के समय आपने प्रातः काल लिया, सुबह लिया, दोपहर में लिया, सायं में लिया, रात या रात्रि, किस समय आपने लिया जन्म। तो हमने कहा कि एक दिन में हम 6 भाग उसको करते हैं। पहले भाग को हम सबसे पहले प्रातःकाल, फिर दूसरा सुबह, तीसरा दोपहर, 3 दिन के 3 भाग हो गए। ऐसे रात के भी, सायं, फिर रात, फिर रात्रि, 4 घंटे का, 6 चौको 24। ऐसे एक अहोरात्र होता है, एक दिवस होता है। और आम भाषा में दिन रात कहते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। लेकिन वैसे अगर सूक्ष्म करें, 4 घंटे में अगर बांटे तो 6 विभाग होते हैं, 3 दिन के, 3 रात के। तो क्या करना है हमें, प्रश्न कुंडली भी जिस तरह से हम जन्म कुंडली को बनाते हैं वैसी बनाई जाती है और 3 बातें वहां पर होती हैं, 3 बातें हमें ख्याल रखनी होती है। प्रश्न का उद्भव समय कौन सा लें, कौन सा उद्भव तारीख लें, कौन सा उद्भव स्थान लें, इन सभी में 2 बातें हमें असरदार रूप से कार्य करती है। 2 मुख्य बातें असरदार रूप से कार्य करती हैं। प्रश्न कुंडली का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, किस आधार पर प्रश्न कुंडली का हम बनाएंगे, उसका आधार, उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, इस पर बात करेंगे। तो हमने कहा कि कौन सी तिथि, कौन सा समय, कौन सा स्थान, उसके लिए 2 बातें हमें ख्याल रखनी है। उसको समझने के लिए हमें तीसरे चरण में जाना पड़ेगा और तीसरा चरण जो है वह है प्रश्न कुंडली का आधार। इसके अंतर्गत 2 बातें हमने कहा, 2 बातें ख्याल हमें रखनी होती हैं, 2 बातें हमें समझनी है, जिसके आधार पर किस समय, किस स्थान और कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में। प्रश्न कुंडली का आधार जो होता है वो 2 बातें उसमें होती हैं। पहली बात, यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न का उद्भव समय, उद्भव स्थान, उद्भव तारीख तथा प्रश्न का विषय लेकर ज्योतिष को, जो काम करने वाले जो ज्योतिषी हैं, वो देता है, तो प्रश्न कुंडली इस आधार पर बनवानी हमें चाहिए। क्या करता है, यदि कोई प्रश्न करने वाला जो है, प्रश्नकर्ता जो है, प्रश्न का उद्भव समय बताता है, उद्भव स्थान बताता है, उद्भव तारीख बताता है, प्रश्न का विषय लेकर ज्योतिष को अध्ययन करने वाले, जो ज्योतिष को समझ आते, जो ज्योतिषी होते हैं, उनको देता है, तो इसके आधार पर प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या समझते, प्रश्न मतलब होता है क्वेश्चन, इनके मन में बेचैनी। प्रश्न का मतलब क्या है, अशांत होना, मन की अशांति, या अपने आप को विकसित करने के लिए तड़प, बेचैनी, उस बेचैनी का समाधान करने के लिए उसको हम प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, उसके क्वेश्चन का, जो प्रश्न जो हमारा मन में उठा, जो प्रश्न उठा, सवाल जो उठा, उस सवाल का हमें किस समय उठा, किस स्थान पर उठा और कौन सी तारीख में उठा, वो दे करके ज्योतिष उस समझने वाले जो व्यक्ति हैं उनको देना है। उसके आधार पर वो प्रश्न कुंडली बनाएंगे। दूसरी बात आती है, पहला बात तो ये थी, दूसरी बात है, यदि प्रश्नकर्ता ज्योतिष के अध्ययन करने वाले जो ज्योतिषी हैं के सन्मुख न हो,
समय या स्थान का ज्ञान न हो या प्रश्न मुख या मौन प्रकार का हो, तो जब जिस स्थान और जिस तारीख को ज्योतिष को अध्ययन करने वाले ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी को इस बात की जानकारी मिलती है, तब उस समय की तारीख, उस समय की तारीख की और उस स्थान की कुंडली ज्योतिषी बनाकर उस पर से प्रश्न का निदान कर सकते हैं। यदि प्रश्न का पूछना तार, टेलीफोन या कागज द्वारा किया हो, प्रश्न का स्थल काल निर्दिष्ट न हो, तो वे बातें जिस स्थान जिस समय ज्योतिष को ज्ञात हो, उस स्थान और उस समय की कुंडली बनाना उचित माना जाता है। प्रश्न कुंडली की जानकारी, समय, स्थान और प्रश्न के प्रति जानकारी उपलब्ध कराएं तो जो मित्र हैं उनके आज जिनकी कुंडली बनानी, जिनकी प्रश्न कुंडली बनानी है, उसके आधार पर हम ज्योतिष को हमें कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली के सिद्धांतों के अनुसार ही बनाई जाती है। हमें ख्याल रखना चाहिए जन्म के समय जो हम जन्म हो रहा था उस समय हमारा मानचित्र कैसा था, उस मानचित्र के आधार पर, उसको जन्म कुंडली के आधार पर ही क्या बनाई जाती है। प्रश्न कुंडली के लिए फल और समय का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ बातें ख्याल रखनी है। हमने कहा इसमें 14 तथ्य होंगे, 14 बात हमें ख्याल रखनी है, कुछ बातें ख्याल, उसमें 14 बात हमें ख्याल रखनी है। प्रश्न कुंडली के फल की मर्यादा, प्रमाण, नाप और हकारात्मक नकारात्मक रवैया निश्चित करने से पहले जातक की जन्म कुंडली में प्रश्न संबंधी भाव का फल कितना शुभ कितना अशुभ है, उसके ऊपर से प्रश्न फल की मर्यादा की कक्षा निश्चित हमें करना होता है। इतना ही नहीं होता है, मूक प्रश्न हो और प्रश्न लग्न द्विस्वभाव राशि का। द्विस्वभाव वाली राशि कौन कौन सी है? मिथुन हो गया, कन्या हो गया, धन और मीन। ये धनु जो 4 राशियां क्या है, प्रश्न द्विस्वभाव वाली राशि होती हैं। तो इन जो राशि है, द्विस्वभाव वाली जो राशि है अगर हो तो प्रश्न का जवाब टालना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछने वाला जो दुविधाजनक स्थिति में है। अगर प्रश्न ज्योतिषी की परीक्षा के लिए या गंभीरता के बिना पूछा गया हो तो इस तरह जानना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ 14 बात है, उसको समझते हैं। प्रश्न, सवाल, पहली बात तो सवाल होते ही नहीं है। सवाल अर्थात मन में बेचैनी, सवाल अर्थात कुछ जानना, सवाल अर्थात जो ये जीवन जो ये रहस्यपूर्ण है, इसके रहस्य को समझने का प्रयास कि दुख क्या है, बेचैनी। और महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु तो यह है कि प्रश्न ही अगर सवाल ही अगर हमारे पास नहीं है तो पहली ही जो पायदान है उस पायदान पर ही हम अभी नहीं पड़े, पहले ही चरण में हम प्रवेश नहीं कर पाए। पहले चरण में होता है प्रश्न, पहले चरण में होता है पहली स्थिति ऐसी जो अधिकतर की होती है कि प्रश्न ही नहीं होते हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति होती है प्रश्न, और तीसरी स्थिति होती है कि प्रश्न से भी आगे फिर क्या हो जाए, प्रश्नों का गिर जाना, वो निर्विचार की स्थिति कहलाती है। प्रश्न अर्थात विचार, प्रश्न अर्थात मन कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ अनुभव करना चाहता है, मन अपना कुछ उपचार करना चाहता है। तो पहले पायदान पर जिसको हम कहें पशु या विचारहीन की अवस्था। दूसरी स्थिति है मनुष्य की, तीसरी स्थिति है मनु की अर्थात कृष्ण की। मनु, पशु, मनुष्य और मनु, ये 3 अवस्था। तो प्रश्न होने चाहिए, और पहले प्रश्न हो, सवाल हमें करने चाहिए। यहां पर यही प्रश्न ज्योतिष में हमें ये दिखाता है कि आपका प्रश्न क्या है और किस समय आपका प्रश्न आया, किस तिथि को आया और किस स्थान पर आया, ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ न कुछ इसका कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ इसका वजह होगी जो आपके इस स्थान पर इस समय में आ रहा है। उसकी कुछ वैज्ञानिकता होगी, उसकी भी कुछ वैज्ञानिकता है।
तो अधिकतर क्या है, हम प्रश्न सवाल ही नहीं होता हमारे। जिसके सवाल ही नहीं है, तो आगे की यात्रा एक तरह से सवाल मतलब अपने आप को विकसित हमें करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हम आगे अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, इस सवाल का मतलब ये होता है। तो अधिकतर मौके पर अब हम सवाल ही नहीं, हमारे पास सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही हम नहीं करते हैं, उसका जवाब कहाँ से आएगा। तो पहली अवस्था से हमें आगे बढ़ना है, सवाल होने चाहिए, और अंतिम अवस्था क्या है, हमें हमारे प्रश्न जो है, हमारे सवाल जो है वो गिर जाने चाहिए। प्रश्न को फल समय का निर्धारण करने के लिए कुछ बातें। पहली बात है, प्रथम लग्नेश जिस भाव में पड़ता है उस भाव के बारे में प्रश्न हो सकता है। तो प्रथम लग्नेश जो है जिस भाव में पड़ा हो उस भाव के बारे में प्रश्न हो सकता है। दूसरा, अब प्रश्न भी किस तरह से हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी, प्रश्न लग्नेश स्वगृही उच्च का मित्र क्षेत्री या योग बली हो तो प्रश्न जवाब नकारात्मक और सकारात्मक देना हमें होता है। तीसरी बात है, प्रश्न लगने जिस दिशा का मालिक बनता है और जिस दिशा में पड़ता है उस दिशा में प्रश्न संबंधित हमें समझना चाहिए। ग्रह और दिशा यहाँ पर दी गई है। ग्रह जो है सूर्य चंद्र मंगल बुध, 9 ग्रह दिए हैं। गुरु शुक्र शनि राहु केतु। ग्रह और दिशा, सूर्य जो है पूर्व दिशा में, चंद्रमा वायव्य, मंगल दक्षिण में, बुध उत्तर में, गुरु ईशान में, शुक्र अग्नि में, शनि पश्चिम में, राहु केतु नैऋत्य में। ये दिशा दिया हुआ है। तो 3 बातें हमने समझ ली। 14 तथ्य में 14 बात में हमें 3 बातें ये ख्याल रखनी है। उसके बाद चौथा है, प्रश्न लगने जिस दिशा में हो उस राशि की दिशा के अनुसार प्रश्न का संबंधित दिशा से जुड़ा है। अगला आता है राशि तत्व और संभावित दिशा। ये छठा बिंदु है, छठा चरण है। 5 चरण में ग्रह और दिशा को देखा हमने। छठा चरण है राशि तत्व और संभावित दिशा। राशि मेष सिंह धनु वृषभ कन्या मकर तुला मिथुन तुला कुंभ कर्क वृश्चिक मीन। तत्व अग्नि वृषभ कन्या मकर का पृथ्वी, मिथुन तुला कुंभ का वायु, कर्क वृश्चिक मीन का जल। और संबंधित दिशा जो है पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। कर्क वृश्चिक मीन का जो है तत्व जो है जल है और दिशा क्या है, उत्तर दिशा है। तो चौथी बात है। 5वीं बात है, प्रश्न लग्नेश नीचे का अस्त का अशुभ योगी होकर पड़ा हो तो प्रश्न का जवाब नकारात्मक और असफल हमें जानना चाहिए। छठी बात, यदि प्रश्न लग्नेश और प्रश्न कुंडली के केंद्र में त्रिकोण में पड़ा हो तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसा हमें जानना चाहिए। 7वां है, प्रश्न लग्नेश 6, 8वां 12वें स्थान में पड़ा हो तो उसे अल्प महत्व का हमें समझना चाहिए। जब कि प्रश्न लग्नेश 2, 3 और 11वें स्थान में पड़ा हो तो उसमें मध्यम महत्व हमें समझना चाहिए। 8वां है, प्रश्न लग्नेश जो ग्रह होता है जो उस ग्रह के अनुसार प्रश्न का शुभ अशुभ निकालना हमें चाहिए। 9वीं बात, प्रश्न लग्नेश पर दृष्टि करने वाले ग्रहों की संख्या के अनुसार ही अन्य बातें प्रश्न के साथ जुड़ी यह हमें समझनी चाहिए। प्रश्न लग्नेश के संबंध करता अन्य ग्रह जिस भाव से या जिस भाव में रहकर संबंधित हो उस भाव की हमें बातें संबंध करता की बातें बन सकती है। 10वीं बात, प्रथम लग्नेश में शुभ ग्रह से संबंधित हो तो प्रश्न का निराकरण सुखद और अशुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो निराकरण दुखद हमें जानना चाहिए। 11वां, प्रश्न के विषय का क्षेत्र निश्चित करता हो। स्थिर लग्न स्थिर प्रकार के, चर लग्न अस्थिर प्रकार के और दुष्ट भाव लग्न द्विविधाजनक प्रश्नों के सूचक माने जाते हैं। 12वीं बात ख्याल रखनी है। 12वीं बात, प्रश्न लग्नेश गोचर में जब शुभ होता हो उसका सुखद परिणाम हो जानना चाहिए। गोचर के समय शुभत्व न मिल रहा हो तो प्रश्न का निराकरण लटकता रहता हुआ। गोचर में अशुभ होता हो तो निराकरण अशुभ हमें जानना चाहिए। 13वां है, प्रश्न के संदर्भ में ग्रह की 10 अवस्थाएं और 10 स्थितियों का हमें ध्यान रखकर शुभ अशुभ फल हमें देना चाहिए। 10 बातें ये दी है। पहली बात अवस्था होती है दीप्त, दूसरी अवस्था दीन, तीसरी अवस्था मुदित, चौथी अवस्था स्वस्थ, 5वीं अवस्था सुप्त, छठी अवस्था निपीड़ित, 7वीं परिहीन, 8वीं मूषित, 9वीं सुवीर्य, 10वीं अधिवीर्थ।
ग्रह की स्थिति उच्च राशि में, नीच राशि में, मित्र क्षेत्री में, स्वगृही में, शत्रु क्षेत्री में, अन्य ग्रह से पराजित, नीचाभिमुख सूर्य के साथ अस्तगत, उच्चाभिमुख, उदित और शुभ क्षेत्री। ग्रह का अवस्था फल होता है, कार्य सिद्धि होती है, दुख प्राप्ति होती है, धन तथा आनंद प्राप्ति होती है, यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है, शत्रु भय प्राप्त होता है, धन हानि होती है, कार्य हानि होती है, कार्य हानि तथा धन हानि होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, मित्र तथा धन प्राप्ति होती है। और अंतिम बात जो हमें ख्याल रखनी है, प्रश्न लगने से प्रश्न निर्देशक ग्रह सूर्य बन रहा हो तो 1 महीने के भीतर, चंद्र बन रहा हो तो 21 से 27 घंटे के बीच में, मंगल बन रहा हो तो 1.5 से 6 माह के बीच में, बुध शुक्र बन रहा हो तो 15 दिन से 45 दिन के बीच में, गुरु बन रहा हो तो 13 मास तक, शनि बन रहा हो तो 2.5 वर्ष तक, राहु केतु प्रश्न निर्देशित के साथ संबंधी हो तो 18 साल तक हकारात्मक और नकारात्मक फल मिलता है। तो यहीं पर हमने प्रश्न संबंधी कुछ बातें समझने का प्रयास में किया। प्रश्न ज्योतिष में यहीं पर क्या है, पाठशाला का पहला जो भाग है पाठ्यचर्या, प्रश्नोत्तर चर्चा, कार्यक्रम वाला भाग पूर्ण होता है। आइए पाठशाला के द्वितीय भाग में प्रवेश करें। द्वितीय भाग है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय मनोविज्ञान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय व्यक्त करता है PSY 102। पुस्तक का नाम है मनोविकृत विज्ञान, साइकोपैथोलॉजी। लॉजी मतलब विज्ञान, लॉजिक, जिसमें ऑथेंटिक हो। विज्ञान का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब वही होता है कि इसमें कुछ ऑथेंटिक, कुछ प्रमाणिकता होनी चाहिए। खंड तीसरे खंड में आज प्रवेश करेंगे। तीसरे खंड में कल हम प्रवेश कर चुके थे, तो आज उसकी 2 इकाई शेष रह जाती है। खंड तीसरे, और खंड तीसरे का नाम क्या है, उसका नाम है मानसिक मनोरचनाएं, मेंटल मैकेनिज्म्स। इसके अंतर्गत पहली इकाई कल हमने समझ लिया। आज हम द्वितीय इकाई में 2 बातें, दूसरी इकाई में मनोरचना को समझेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे। उसके बाद तृतीय इकाई में अंतर्द्वंद को हम समझेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को हम समझेंगे। मनोरचना को मैकेनिज्म कहते हैं, अंतर्द्वंद को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद, द्वंद मन होता है 2, लेकिन अंतर्द्वंद मतलब अंतर हमारे जो मन में जो है, जब जहां पर जो 2 का आपस में खंड तीसरे जो कल हम प्रवेश कर गए थे, उसका नाम है मानसिक मनोरचना। तो मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है, मानसिक, मेंटल और मैकेनिज्म मतलब मन की रचनाएं, उसको हम मनोरचनाएं कहते हैं। मन की धारणा, मन का रुख, मन की कैसी रचना हो रही है। इसके अंतर्गत पहली इकाई में हमने कल समझने का प्रयास किया दैनिक जीवन की जो हमारी मनोविकृतियां होती, उसको हमने समझने का प्रयास किया। साइकोसिस ऑफ एवरीडे लाइफ, जो हम प्रतिदिन, जो हम दैनिक जीवन में जो हमसे गलतियां होती हैं, उसको हम जो हमारी मन की जो विकृतियां हैं, साइकोसिस जो हैं, उसको हमने समझने का प्रयास पहले इकाई में किया। क्योंकि इस तृतीय जो खंड है, इस खंड का नाम क्या दिया है, मानसिक मनोरचनाएं, मेंटल मैकेनिज्म्स, जो मानसिक जो मन की रचनाएं हैं। और उसके अंदर जो पहली इकाई थी, उसमें हमने समझने का प्रयास किया साइकोसिस ऑफ एवरीडे, जो हमारी जो मनोविकृतियां हैं, जो एवरीडे हम कर रहे हैं, ये हमने कल की पहले इकाई में हम समझने का प्रयास किया। आज द्वितीय और तृतीय इकाई में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी मनोरचना क्या होती है। मानसिक मनोरचना के अंदर जिसकी मनोरचना, मानसिक मनोरचना, ये खंड का नाम दिया है मेंटल मैकेनिज्म। अब मनोरचना है किसकी, मन की, इसलिए इसको मनोरचना कहा। द्वितीय इकाई में मनोरचना को समझेंगे। तृतीय जो इकाई होगी, उसमें हम अंतर्द्वंद और मन का जो द्वंद, जो आपस दोनों के पीछे द्वंद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, और अंतर्द्वंद कहा, जो अंतस में हो रहा है, उस द्वंद को समझने का। और द्वंद मन होता है 2 आपस में जो होता है। और याद है कि द्वंद से द्वंदातीत हमें हो जाना है। तो पहले द्वंद क्या है, इसको समझने का प्रयास, अंतर्द्वंद क्या है, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, और मनोरचना में मैकेनिज्म को समझने का प्रयास दूसरी और तीसरी इकाई में करेंगे। 2 बिंदु पर बात करेंगे। आइए पहले बिंदु पर, पहले जो मुख्य जो प्रकरण है, टॉपिक है, वह है मनोरचना, इनकी द्वितीय इकाई में।
पहली बात, पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में मनोरचना के अंतर्गत दो बातें हमें समझनी है। पहली परिभाषा, पहले डेफिनेशन कि ये मनोरचना होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके शब्दों को, इसको हम शब्दों के समूह में क्या कहेंगे। मनोरचना तो कह रहे हैं, मैकेनिज्म तो कह रहे हैं, लेकिन इसको शब्दों के समूह में क्या कहेंगे, एक वाक्य में, दो वाक्य में क्या कहेंगे उसको, वो परिभाषा कहलाती है। परिभाषा मतलब क्या होता है, शब्दों की समूह में, उसको परिभाषा, को डेफिनेशन कहते हैं। दूसरा, इसका स्वरूप, इसका नेचर क्या है, ये दो बिंदु को हम समझने का प्रयास चरण तीसरे में करेंगे। चौथे चरण में मनोरचना जो उसके कार्य क्या है, उसकी वर्क, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जॉब क्या है। कार्य इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिंदु, 12 बात हमें ख्याल रखनी, 12 कार्य से संबंधित कुछ 12 बात है वो हमें ख्याल रखनी होंगी, उसको समझने का प्रयास हम चौथे चरण में करेंगे। पांचवें चरण में मनोरचना जो है उसका रूप क्या है, इसके अंदर दो बातें हमें ख्याल रखनी है। छठे चरण में मनोरचना है, उसका प्रकार, दो प्रकारों में हमें ख्याल रखने हैं। दो प्रकार के अंतर्गत पहले प्रकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 बातें हमें ख्याल रखनी है। दूसरे प्रकार में 2 2 4 2 6 2 8 बातें हमें ख्याल रखनी है। अंतिम चरण में सारांश के अंदर कुछ 3 बातें ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, और यहीं पर क्या आ जाएगा, इकाई क्या है, दूसरी इकाई पूर्ण हो जाएगी। तो तीसरी इकाई अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट को हम समझेंगे। इसके पहला चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में मनोरचना की विशेषता। इसके अंतर्गत 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 बातें हमें ख्याल रखनी है मनोरचना की विशेषता के अंतर्गत। चौथे चरण में अंतर्द्वंद, इसके अंतर्गत 3 भाग होंगे, 3 भाग दिए हैं, साथ साथ कुछ पहले परिचय, फिर 3 भाग पर हम बात करेंगे। चौथे चरण, 5 चरण में अंतर्द्वंद, उसके अंदर उसका प्रकार, के टाइप से बात करेंगे। 3 टाइप से होते हैं। पहले भाग, जो पहले टाइप का जो पहला प्रकार है, उसके अंदर पुनः उसके 3 भाग होंगे, और दूसरे के पुनः 4 भाग होंगे, तीसरे के पुनः 3 भाग होंगे। ये बातें हमें ख्याल रखेंगे। इन बातों को ख्याल रखते हुए 5वां चरण पूर्ण हो जाएगा। अंतर्द्वंद का प्रकार जो 5वां चरण है वो पूर्ण हो जाएगा। 5वें चरण में प्रकार को, टाइप को समझेंगे, अंतर्द्वंद के प्रकार को समझेंगे। 3 भाग होते हैं इसके, और पहले के पुनः 3 भाग हो जाते हैं, और दूसरे के पुनः 4 भाग हो जाते हैं, तीसरे के पुनः 3 भाग हो जाते हैं। फिर अगला चरण में, छठा चरण में अंतर्द्वंद, उसका उपचार, उसका इलाज, उसका समाधान, उसका निदान के बाद हम बात करेंगे। और 7वें चरण में सारांश, और साथ को 4 दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए होंगे, उसको लेंगे। यहीं पर क्या हो जाएगा, पाठशाला तृतीय भी पूर्ण हो जाएगी, अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी पूर्ण हो जाएगा। आइए समझे इसको। प्रस्तावना, उद्देश्य, मनोरचनाओं की परिभाषा, स्वरूप, मनोरचना के महत्वपूर्ण कार्य, मनोरचना के विभिन्न रूप, प्रमुख मनोरचनाएं, गौण मनोरचनाएं, सारांश, शब्दावली। जो कहते हैं कि मनोरचना के प्रकार, एक होता है प्रमुख, एक होता है गौण। प्रमुख होना है, गौण होना, जो 2 मनोरचनाएं होती है, और दोनों के 8 प्रकार हैं, इसको लेंगे। प्रस्तावना में व्यक्ति चाहे वह सामान्य हो या असामान्य, सभी को जीवन में किसी न किसी प्रकार की मानसिक तनाव या संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मतलब ही क्या है, बेचैनी, तड़प। पशु और मनु के बीच का जो श्रेणी है वो है मनुष्यता, वो है मनु। अब मनुष्य जो है मनु की ओर और पशु की ओर, पशु से आगे आ चुका है, मनुष्य में आ चुका है, मनुष्य आगे मनु में जाना है, मध्यम श्रेणी में है। तो इसलिए क्या करते हैं, निरंतर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सामान्य अवस्था में हो चाहे असामान्य अवस्था में, कुछ न कुछ जीवन में क्या करता है, किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव में, मेंटल टेंशन, मेंटल तनाव, मानसिक तनाव या संघर्ष में का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जीवन ही क्या है, जूझना। जीवन का मतलब ही क्या है, जूझ। मानसिक संघर्ष का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति है जो परस्पर 2 या 2 से अधिक विरोध, एक दूसरे से असंगत प्रवृत्ति के एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा डालते हैं, जिससे मानसिक में, मन में संघर्ष हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है।
मानसिक संघर्ष की स्थिति में हमें क्या निपटने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति जाने अनजाने में अनेक प्रकार की मनोरचनाएं कर लेता है, मन की एक धारणा रचना तैयार कर लेता है, या रक्षा युक्ति के लिए उपाय करना लगता है, उपाय या उपयोग करने लगता है, जिसको हम मानसिक संघर्ष, जिससे क्या होता है मानसिक संघर्ष समाप्त हो सके उसलिए कुछ मनोरचना करने लगता है। तो मन की रचना हम कब करते हैं? कुछ न कुछ जब हमें क्या होता है, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, जब जूझ रहे होते हैं, जीवन का मतलब क्या जूझना ही है, तो जूझते हुए कुछ कर लेते हैं, मन की हम रचना कर लेते हैं, ताकि हम उसको जो संघर्ष है उस स्थिति से हम जो उत्पन्न हो रही है उससे हम क्या करें, उसको समाप्त कर सके, उसको हम से मुक्त हो सके, जो जूझ हो रहा है उसके लिए हम कुछ रचना कर लेते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत 5 उद्देश्य दिए गए हैं। उसके बाद आता है कि परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है। सभी मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य, सभी मानव प्राणी को अपने जीवन काल में निरंतर अनेक प्रकार की समस्याएं और अनेक प्रकार की, चाहे सामान्य हो चाहे असामान्य हो, परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। विफलता व अंतर्द्वंद के उत्पन्न होने से व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है और चिंता युक्त तनावपूर्ण स्थिति। और ख्याल रहे, चिंतापूर्ण मतलब हम कह रहे हैं कि जो मानसिक बीमारियों क्या है 80%। तो कितने व्यक्ति चिंतापूर्ण हैं? गरीबी को कष्ट है, अमीर व्यक्ति दुखी है। इसलिए योग 80% बनता है। 80% कैसे बनता है? क्योंकि गरीब तो वो तो हम उसको तो वस्तु ही नहीं मिल पा रही, वो तो शारीरिक जरूरत ही पूरी नहीं कर पा रहा है। रही और बात की बात मन की और आत्मा की, अंतस की, वो तो बात की बात, शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, रोजी रोटी पूरी हम नहीं कर पा रहे। तो जो गरीब व्यक्ति है वो कष्ट में है और अमीर व्यक्ति क्या है, दुखी है। तो अमीर और गरीब इन दोनों के योग से 80% क्या बन जाता है, मानसिक बीमारी बन जाती है, मेंटल डाइजेसिस हो जाता है। कुछ विरले बल्ले हैं जो आत्मिक तल पर हैं, 1-2% लोग, और कुछ शारीरिक कष्ट भी होते हैं 18%। 3 का योग से 80 + 2 + 18 100% बनता है, 100% बनता है। 2-3 बातें हम बताते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। मनोरचना अहम की रक्षा हेतु अचेतन के रूप में की गई सुरक्षात्मक प्रयास। मनोरचना की परिभाषा क्या है? अहम की रक्षा हेतु अचेतन रूप में किए गए सुरक्षात्मक प्रयास। ऐसे प्रयास को हम क्या कहते हैं, मनोरचना कहते हैं। मन की ऐसी रचना, ऐसी धारणा, ऐसा उपाय, ऐसा प्रयास जिससे क्या हो, जिससे अहम की अपनी क्या हो, सुरक्षा हो। सुरक्षात्मक प्रयास व्यक्ति को बाह्य और आंतरिक भय दोनों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और तात्कालिक राहत पहुंचाता है। जैसे कि सिगमंड फ्राइड कहते हैं, mechanisms are not only defense against anxiety but also indicate methods by which the impulse giving rise to anxiety are redirected। ऐसे मित्र सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मैकेनिज्म आर नॉट ओनली डिफिनिश अगेंस्ट एंजाइटी बट आल्सो indicates methods by which the impulse giving rise to anxiety are redirected। और प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं कि मानसिक मनोरचना को चेतन और अचेतन प्रतिक्रिया माना जाता है जो व्यक्ति के अंतर्द्वंद्वों को कम
को या तो कम कर देता है या समाप्त कर देता है मन की ऐसी संरचना। पेज कहते हैं कि व्यक्ति के अंतर्द्वंद, निराशाओं, हीनताओं की भावना से बचने का एक अच्छा समाधान है। इसमें सुरक्षात्मक पहलू भी होते हैं और पलायन भी होते हैं। जैसे कि कुछ जीवन में क्रांति लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरह तरह के निरंतर हमें चुनौतियों का हमें सामना करना होता है। लेकिन मन की रचना हो जाती है, अगर क्रांति करना है, आविष्कार हमें करना है, तो हमें आलसित मात को भगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मन की रचना क्या करते हैं, मन की धारणा, उस दंड से बचने के लिए इसको अपने आप को, जैसे कहते हैं कि हमने कहा कि चिंतन करने के लिए, विज्ञान को जन्म देने के लिए हमें चिंतन होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें प्रश्न करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित कोई आंग्ल भाषा का शब्द आ जाता है, उसको समझने के लिए हमें उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई बात समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्षेत्रीय भाषा में लाना पड़ेगा। लेकिन नहीं कहते ऑनलाइन क्षेत्र भाषा में छोड़ो, ऐसे ही होता है। तो ये मन की मनोरचनाएं होगी। उससे बचने के लिए ये हमने कहा कि क्या कहा, हमने कहा उससे सुरक्षात्मक, उससे बचने के लिए हम पलायन करना मतलब ये होता है कि चलो छोड़ो, जहां पर अगर हमें आलस्य परमात्मा को, जहां पर चिंतन हमें करना पड़ेगा, तो उससे पलायन कर लो, उससे भाग जाओ या सुरक्षात्मक कर लो। अब जो वैज्ञानिक है वो कहेगा इसको मैं जानूंगा कि क्या कारण है, क्या इसका कारण है, क्या वजह है, और ये कहता कि नहीं छोड़ो, कौन करे चिंतन, छोड़ो, भाग जाओ इससे। तो ये दोनों की क्या है, मनोरचना है, दोनों की क्या है, मैकेनिज्म्स है। कार्य इसके होते हैं। कोलमैन कहते हैं 1976 में, मनोरचनाएं में वे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति के अंदर स्वयं के लिए उपयुक्तता या योग्यता की भावना बनी रहती है। महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, पहली बात बताई, रक्षा कार्य क्या है, पहला है रक्षा युक्तियों से व्यक्ति की समायोजन संबंधी आवश्यकताओं की सरलता पूर्वक संतुष्टि होती है। इसमें व्यक्ति में कुंठाजनित तनाव, निराशा और असफलता की प्रबलता विशेष रूप में कमी आती है। तीसरा बात है इनके व्यक्ति के विघटन की प्रक्रिया में कारगर रूप में रोकथाम होती है। इससे व्यक्ति में दुश्चिंता पर्याप्त मात्रा में कम होती है। इससे एक प्रकार की व्यक्ति में आत्मसम्मान की रक्षा होती है। किससे, मैकेनिज्म से, मेंटल मनोरचना से, मैकेनिज्म से। इनसे एक प्रकार की व्यक्ति में आत्मसम्मान की रक्षा होती है। इससे व्यक्ति में कुंठाओं के प्रति सहनशीलता की शक्ति में वृद्धि होती है। इससे व्यक्तित्व की एकता, व्यवहारिकता, अखंडता और समाकलित रहती है। इसके कारण व्यक्तित्व की स्थायी संरचना विद्याकृत होने की आकांक्षा प्राय नहीं रहती है। इससे व्यक्ति की आत्म संप्रदायों, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स पर भी प्राय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके प्रभाव के कारण अधिकांश व्यक्तियों की समायोजन और विकास की प्रक्रिया विशेष सीमाओं के अंतर्गत सहज रूप में संपन्न होती है। इसकी समायोजित प्रतिक्रिया अप्रत्यक्षतः अचेतन रूप में निर्धारित होती है। अतः व्यक्ति के लिए ऐसी क्रियाएं एक प्रकार के प्रयास रहित रूप से स्वतः ही संपन्न होती है। यह अहम के लिए ईगो की रक्षा करती है। व्यक्ति के समायोजन को तात्कालिक रूप में सरल बना देती है। विभिन्न रूप इसके होते हैं। रूप में आता है, पहला रूप आता है प्रमुख मनोरचनाएं, दूसरा गौण मनोरचनाएं। प्रमुख मनोरचनाएं वो होती हैं जो स्वयं ही प्रमुख रूप से एक विशेष ढंग से क्या हो, व्यक्ति का अंतर्द्वंद कम करती हो, कॉन्फ्लिक्ट को कम करती हो। दूसरा गौण मनोरचनाएं प्रमुख मनोरचनाएं के सहायक के रूप में जो प्रयुक्त होती हैं, जो प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी रचनाओं को हम गौण मनोरचना कहते हैं। स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के तनाव और अंतर्द्वंद को कम करने की क्षमता नहीं रहती है, इसमें गौण मनोरचनाएं में नहीं रहती है। इसलिए वो प्रमुख मनोरचनाएं क्या कहते हैं, शांत कर देती है, उसमें प्रयुक्त की जाती है। तो प्रमुख जो हम कह रहे हैं, जो विभिन्न मनोरचना के रूप होते हैं, दोनों के 8 प्रमुख मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं।
प्रमुख मनोरचना में दमन आता है, समन आता है, अंतर्बाधा आती है, प्रतिगमन आता है, रूपांतरण आता है, उद्धृतीकरण आता है, युक्तिकरण आता है, प्रतिक्रिया निर्माण आता है। ये प्रमुख मनोरचना है। गौण आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अंतक्षेपण, स्थानांतरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रत्याहार और कल्पना तरंग, ये 8 क्या है? गौण मनोरचनाएं हैं, मैकेनिज्म है। क्षुद्र प्रमुख मनोरचनाएं आप दमन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, सिचुएशन में, कंडीशन में होता है तो वह अंश को ईगो, अहम व सुपर ईगो, परा अहम को सहनीय नहीं होता है, उसे वह अचेतन मन में धकेल देता है। दमन क्या होता है? उदाहरण के लिए बताते हैं, व्यक्ति में अनेक प्रकार के ऐसे आवेग इच्छाएं होती हैं जिसे वह चेतन स्तर पर सामाजिक रूप से व्यक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डर है, भय है। एक भय पैदा कर दिया है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? अब उसको अब चेतन मन में बात अचेतन से चेतन मन में आ गई है, लेकिन उसको अब आचरण में, व्यवहार में, बिहेवियर में उसको लाना है, लेकिन नहीं ला पाता है क्योंकि भय है उसके पीछे। अगर इसको मन लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मान प्रतिष्ठा पद में कुछ हानि हो जाएगी, इस भय से। और भय किसका होता है? मन का होता है, ख्याल रखना चाहिए। न शरीर का, शरीर से कुछ नहीं होता है और नहीं आत्मा से। भय किसका है? मन का। तो मन को भय होता है, मन को डर लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करेगा वो? क्योंकि उसको लान प्रकट तो कर नहीं सकता है, व्यवहार आचरण में ला नहीं सकता, तो क्या करेगा? अब दमन करेगा, या तो इसका रूपांतर करना उसको आना चाहिए। रूपांतर करना नहीं आएगा तो क्या करेगा? दमन करेगा, अर्थात क्या करेगा? वो जो चेतन में बात आई है उसको प्रकट अब नहीं करना है। चेतन मन में जो बात आई है उसको हमें क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वो व्यक्त नहीं करता है, उसको क्या कर देता है? अचेतन मन में डाल देता है। और उसका परिणाम क्या होता है? निरंतर अधिक से अधिक बात हम क्या आएंगे, अब जो प्रकट नहीं करेंगे उसको हम अचेतन में भेजते रहेंगे। लेकिन जो अचेतन में चले गया है वो जब तक कि प्रकट न हो, जब तक कि व्यक्त न हो, तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता है, या जब तक कि उसको रूपांतर करना ना आया हो। चेतन मन में है, उसको रूपांतर करना है, उसको व्यक्त करना, को व्यक्त करने का ढंग दूसरी तरीके से व्यक्त कर सकता है, लेकिन नहीं आता। कला व्यक्त करने की कला नहीं आती है, और कुछ सामाजिक वैसी होती है कि सामाजिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, सामाजिक दृष्टि से नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करता है? अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है, क्योंकि डर लगता है उसको, क्योंकि मन में भय डाल दिया गया है, ऐसा काम करने से नहीं, ऐसा काम करने वाला तो तुम ऐसे काम कर सकते हो, तो अब व्यक्त नहीं कर पाएगा। पहले डर पैदा कर दिया गया, रख दिया गया है, धरा दिया गया है, बस ये ऐसे काम करने में ये चीज होता है। तो पहले ही मन में भय पैदा कर दिया गया है, डर पैदा कर दिया गया है, तो उसको आप व्यक्त नहीं करेगा। और याद रहे, 3 चीजें 3 तल पर होती हैं। ख्याल रहना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों पर काम होते हैं, सत्व, रज और तम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ख्याल रखना चाहिए इन तीनों की का उपयोग होना चाहिए। जैसे सत्य कितना ही नग्न हो उसका हमें व्यक्त करना चाहिए, लेकिन अगर वो समाज की दृष्टि में अगर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पहले डर पैदा कर देंगे, तो उसको व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर उसको दबाएंगे। या तो हम ऐसे हो कि इतने हम कलाकार, इतने हम ऐसी कला हमें आनी चाहिए कि इसको हम रूपांतर कर पाए। रूपांतर करने की हमें तो अभी कला आती नहीं है, आर्ट्स हमको आता नहीं है, और समाज में भी उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक ही उपाय रह जाएगा, दमन करना। तो ये प्रमुख जो मनोरचना हम करते हैं, तो हम मनोरचना के अंदर पहला आता है दमन। तो हमने कहा कि प्रकृति के 3 गुणों पर तीनों का प्रकट होना चाहिए। दमन का परिणाम क्या है, पहले इस पर विचार करना चाहिए। और दमन क्या होता है? दमन मतलब जो बात आई, चेतन मन में जो बात आई उसको आप
व्यक्त करना होता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी हमें काम करना होता है, उससे पहले हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ मन की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम आचरण में, विहार में लाते हैं, बिहेवियर में लाते हैं। उससे पहले हमें मन में कुछ क्या करते हैं, उस बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, जब जैसे चिंतन कर रहे होते हैं, अगर वो कहेंगे हाँ यार ये अगर वो तमस गुण के आधार पर होगा, अच्छा तमस गुण तो यार समाज में माना ही नहीं जाता भाई। अगर कुछ तमस गुण वाला, तमस तल पर, अगर प्रकृति के तमस गुण के तल पर अगर होगा तो भाई तो यार जो तमस तल पर है, उदाहरण के लिए काम ले लें, उदाहरण पर लेते क्रोध ले लें। हालांकि क्रोध तो कर लेते हैं, लेकिन मुख्य तो काम ही होता है। काम, वो कहते हैं हाँ ये तो तमस तल पर है, ये तो समाज में तो व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ख्याल उनको है नहीं कि प्रकृति तीसरा गुण प्रकृति के गुण के अंदर ही आता है, अर्थात अस्तित्व में है, अस्तित्व का एक हिस्सा है, प्रकृति का एक गुण है। लेकिन नहीं, समाज दृष्टि यार भय पैदा करते हैं, भाई काम के बारे में बोलना नहीं चाहिए, भाई काम करो तो हराम हो जाओगे। ये भय में डाल दिया गया है। और भय किसको होता है? मन को होता है। लेकिन काम चाहे प्रकृति का सतुगुण हो, चाहे प्रकृति का रजगुण हो, चाहे तम गुण हो, तीनों का हमें प्रकट हमें करना चाहिए। अगर तीनों को प्रकट करने की हमें कला अगर नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे? दमन करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? अचेतन में भेज देंगे। और उसका अचेतन में जो दमन किया जाता है उसका परिणाम क्या होता है? विनाशकारी होता है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। जो बातें आ रही है उसको व्यक्त कर देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोना ही अगर ले ले, अगर हमें रोना आ रहा है तो जब हमें रोना आता है तो उसमें रो जाना चाहिए हमें खुल के। आप कहते हैं यार रोते हैं यार, कहेंगे यार तो उदाहरण के तौर पर समझ लें कि बालों का उदाहरण ले लेते हैं, या कहें कि लड़कों का उदाहरण लेते हैं। तो कोई लड़का है वो रोता है और हम कहते हैं तो लड़का वो रो रहा है, लड़की का काम है रोना। जबकि रोना उसमें आप उसने क्या कर दिया, उसको भय दे दिया गया है, उसको अंदर डर डाल दिया गया है कि लड़के कहाँ रोते हैं, आप तो लड़के हो। लेकिन नहीं, दमन का मतलब होता है कि उसको दमन का मतलब होता है कि उसने रोना था, रो नहीं रहा है, उसको क्या करता है? रोक दे रहा है, अर्थात उसको अचेतन में भेज दे रहा है, प्रकट नहीं कर रहा, रोना को प्रकट नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से डर भय डाल दिया कि लड़का है तो लड़का कहाँ रोता है, लड़का नहीं रोता है, तो लड़की रोती है। तो ये क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। जबकि होना क्या था? दमन अर्थात उसका रूपांतर या प्रकट करना क्या था? उसको रो लेना था, पूरे खुल के उसको रोना है। तो ये क्या है? दमन का रूप, दमन ये कहलाता है। दमन का मतलब होता है कि जैसे हमें रोना था तो रो जाना चाहिए था, लेकिन हम रोते नहीं है, उसको अचेतन में दबा देते हैं। और अचेतन में क्यों दबा रहे? क्योंकि भय है, क्योंकि डर हमें दे दिया गया है, डर पैदा हमें कर दिया गया है। डर हमारे मन में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें डाल पैदा कर दिया गया है कि लड़के कहाँ रोते हैं, या हंसी की बात करते हैं, ऐसी बहुत तरह की बात है। वो प्रकृति के 3 गुण में आ जाएंगी, सत्व रज तम में। काम तम गुण में आता है। तो कोई भी चीज व्यक्त करना है, प्रकृति के 3 गुण है, तो प्रकृति, हमने कहा सत्य कितना ही नंगा नग्न क्यों न हो, हमें उस पर बात करनी चाहिए, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि रहस्य क्या है? प्रकृति के 3 गुणों पर हमें समझना चाहिए। और उसको समझने के लिए फिर हमें समाज में क्या होगा, क्या होगा, समाज में हमारी जो डर डाला है उस डर से हमें बाहर निकलना होगा। तो पहला दमन, दूसरा आता है समन, तीसरा आता है अंतर्बाधा, चौथा आता है प्रतिगमन, पांचवा आता है रूपांतरण, कन्वर्ज करना, छठा आता है उदात्तीकरण, सातवां युक्तिकरण। युक्तिकरण के अंदर 2-3 बातें यहां पर दी गई हैं। व्यक्ति अपने दोषपूर्ण असंगत व्यवहार को उचित ठहराने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, पहली बात। दूसरे, इन तर्कों का कोई ठोस आधार नहीं होता है। तीसरा, व्यक्ति अपने कुतर्कों द्वारा अपने अनुचित कार्यों को उचित ठहराना चाहता है। चौथा, युक्तिकरण प्रायः सेल्फ डिसीविंग अर्थात स्वयं को धोखा देने वाली प्रक्रिया होती है। आठवां है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। ब्राउन कहते हैं कि प्रतिक्रिया निर्माण का तात्पर्य मतलब होता है चेतन इच्छाओं के ठीक विपरीत हमें व्यवहार का विकास। कोलमैन कहते हैं कि प्रतिक्रिया निर्माण कभी कभी व्यक्ति अपने भयावह चेतन अभिवृत्तियों या व्यवहार प्रतिरूपों को विकसित करता है। अब आता है गौण मनोरचनाएं भी क्या है? 8 होती है। पहली आती है आत्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन
ब्राउन कहते हैं, उदाहरण कर, आत्मीकरण क्या है? व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, ये तो अनुयायी हो जाएगा। आत्मीकरण क्या है? आत्मीकरण में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण जिक्र में मिलते हैं, जैसे एक लड़का अपने पिता की तरह, एक लड़की अपनी मां की तरह बनना चाहती हैं, एक कॉलेज, एक महाविद्यालय छात्रा हेमा मालिनी बनना चाहता है, इत्यादि। ये क्या है? एक आत्मीकरण है। लेकिन किसी का अनुयायी नहीं बनना, ये हमें ख्याल है, क्योंकि हम क्या है, प्रत्येक व्यक्ति हम क्या है, मौलिक हैं, यूनिक हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। किसी का अनुयायी नहीं बनना। हाँ, वो हमारा दूसरे से हम प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं उससे, लेकिन अंतिम चरण में क्या होता है? छोड़ देना होता है, अनुयायी नहीं बनना होता है। लेकिन हाँ, उसको अगर पथ में चलने के लिए हम उसको उससे इशारे जरूर ले सकते हैं, लेकिन अनुयायी नहीं बनना है। तो ब्राउन क्या कहते हैं? ब्राउन कहते हैं कि आत्मीकरण जो है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आत्मीकरण वह मन की रचना है, वह मन के द्वारा बनाई गई ऐसी रचना, स्ट्रक्चर है जिसमें व्यक्ति अपने अहम या व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुरूप बताने का प्रयास करता है, दूसरे के व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व समझने लगता है। अब कृष्ण जैसे व्यक्तित्व है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, और हम भी कृष्ण जैसे बनना चाहते हैं। ये हम समझने लगते हैं कि हम भी वैसे ही हैं। लेकिन ये क्या है? केवल बाह्य है। या कहें कि किसी समाज में जा रहे हैं, सभी लोग बड़े हंसते खेलते रह रहे हैं, और घर में देखें कि हम कितने अशांत रहते हैं, उसमें दिखा रहे कि हाँ, हम तो बड़े मस्त से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, शांति हम रह रहे हैं, हमारे घर में बड़ी शांति से, आनंद से मैं जीवन जी रहा हूं। लेकिन घर में जब आते हैं अशांति हो जाते हैं। तो ये क्या है? बाहर की जो मनोरचना है, अंतस की मनोरचना में ये अंतर है। बाहर हम ये दिखा रहे हैं कि हम भी क्या मस्त हैं, हम भी उस जैसे मस्त हैं, और अंतस में क्या हो रहा है वो तो पता ही है। स्वयं को कुछ बातें होती हैं, 3 अर्थ बताते हैं। पहला अर्थ जो हम आत्मीकरण कह रहे हैं, इसके अंदर 3 बातें यहां पर आती हैं। पहली बात, स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ घनिष्ठ रूप से हम संबंध करना चाहते हैं आत्मीकरण में। दूसरी बात है, किसी व्यक्ति के उद्देश्य और मूल्य को अपना हम मान लेते हैं, और मान नहीं लेना, ख्याल रहे, ये कह रहे हैं कि मान लेना, किसी व्यक्ति के उद्देश्य और मूल्य को अपना मान लेना। मानना तो होता ही नहीं है, जानना होता है, लेकिन कहते हैं कि मान लेना। तीसरा कहते हैं कि अपने उद्देश्य और मूल्य को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संविलीन कर लेना। दूसरा, गौण मनोरचना के अंदर पहला आत्मीकरण आया, दूसरा आता है प्रक्षेपण, तीसरा आता है अंतरक्षेपण, चौथा आता है स्थानांतरण, पांचवा विस्थापन, छठा क्षतिपूर्ति। 3 प्रकार की क्षतिपूर्ति आप बताते हैं, प्रत्ययन क्षतिपूर्ति, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अतिशय पूर्ति। 7वां आता है प्रत्याहार। अगला आता है 8वां है, 7वें नंबर प्रत्याहार, 8वें में है कल्पनांतरंग। सारांश से कुछ बातें दी है। पहली बात, ये व्यक्ति के अहम की रक्षा करती है। ये सुरक्षात्मक प्रयास अचेतन और अर्धचेतन स्तर पर प्रयुक्त होती है। जब किसी समस्या के प्रति व्यक्ति में अत्यधिक अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को हानि पहुंचने का डर उत्पन्न हो जाता है, तो यह सुरक्षात्मक प्रयास प्रयुक्त किए जाते हैं। सुरक्षात्मक प्रयास के लिए व्यक्ति दमन करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि समाज में कुछ उसके लिए समाज की दृष्टि से वो उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? दमन कर देंगे, या हम रूपांतर कर सकते हैं। लेकिन रूपांतर करना बहुत आगे की बात है, उसमें तो कला की आवश्यकता होती है, उसमें तो कलाकार बनना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं, एक ही का माध्यम है कि दमन कर लो उसको। या हम शमन कर सकते हैं, या हम युक्तिकरण कर सकते हैं, या हम क्षतिपूर्ति आत्मीकरण कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं, प्रतिगमन कर सकते हैं, उदात्तीकरण कर सकते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण आदि माध्यम से हम कर सकते हैं। सुरक्षात्मक प्रयास। मनोरचना
परिभाषा क्या है? वे प्रतिक्रियाएं, वे प्रोसेस जिसमें व्यक्ति के अंदर स्वयं के लिए उपयुक्तता या योग्यता की भावना बनी रहती है, उसको मनोरचना कहते हैं। चेतन क्या है? चेतन में तात्पर्य मन की ऐसी योग से होता है जिसमें सभी अनुभव और संवेदनाएं होती हैं, जिसका संबंध वर्तमान से होता है। अचेतन का मतलब होता है चेतना या चेतना से परे। अवचेतन अर्थात को अर्धचेतन कहते हैं। मन के तात्पर्य वैसे मन से जो सचमुच में न तो पूर्णतः चेतन होता है, नहीं अपूर्ण होता है, नहीं पूर्णतः अचेतन ही होता है। इदम अहम और पहम, आईडी ईगो और सुपर ईगो। इदम अहम और परा अहम। दमन एक ऐसी मन की रचना है, मन की ऐसा एक उपाय है जिसके द्वारा चिंता, तनाव, संघर्ष उत्पन्न करने वाले असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति क्या करता है? अचेतन में डाल देता है, अनकॉन्शियस में डाल देता है। किसके लिए डाल रहा है? चिंता, तनाव, संघर्ष उत्पन्न करने वाली जो असामाजिक, जो समाज के विरुद्ध ऐसी घटना जो समाज में हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या जो अनैतिक होगा, कोई भी इच्छाएं होंगी उसको व्यक्त हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो उसको के लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसके लिए हम ऐसा ही मन की रचना कर देते हैं कि उसको क्या कर दो? चेतना से हटाकर अचेतन में डाल दो। क्यों? उसको व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करेंगे तो भाई लड़का हूं मैं, लड़का रो सकता है क्या? इसलिए रोना बंद करो, अचेतन में डाल दो। ये क्या है? ये डर के कारण हम क्या कर रहे हैं? ऐसी मन की रचना कर रहे हैं कि लड़के ने तो कभी रोना, लड़के रोते भी हैं, ये भी कहना। रोना, उन्होंने कभी रोया नहीं रोया, कभी जीवन में रोए नहीं रोई, ये भी कहना संदिग्ध बात है। लड़का हो लड़की, क्या रोना चाहिए? जिसमें अगर रोना आता तो खूब खुल के हमें रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि दमन न हो जाए, और दमन दुष्परिणाम लाता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना है? उसको पूरा व्यक्त कर देना है, उसको बाहर लाल कर देना है। जिसमें क्रोध आता है तो क्रोध को भी व्यक्त कर देना है, दमन नहीं कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी व्यक्त कर देना है, लेकिन व्यक्त करने का ढंग अलग होना चाहिए। अब ये क्रोध आ रहा तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, लेकिन उस समय में क्या करना है? उसका उपयोग हम कर लेना है। तो साधक तो वही है कि कोई भी अपने अंतर्द्वंद जो शत्रु हैं उनको भी क्या बनाए? मित्र बना ले। तो साधक वही कहलाएगा, मनु वही कहलाएगा। उसको क्या कर ले? उपयोग कर ले, उसको भी उपयोग में ले जाए, शत्रु को भी मित्र बना ले, वही मनु। तो दमन क्या है? दमन का परिणाम भयंकर होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। दमन हमारे कहने से नहीं, उसको खुद देखें, उसमें खुद प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट करें। स्वमूल्यांकन के प्रश्न दिए हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है, निबंधात्मक प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। मनोरचना से आप क्या समझते हैं? मनोरचना के महत्वपूर्ण कार्य को स्पष्ट करो। मनोरचना के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। युक्तिकरण मनोरचना क्या होती है? दमन, अंतर्बाधा, प्रतिगमन, रूपांतर मनोरचना का उदाहरण से स्पष्ट करना है। प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रत्याहार, कल्पना, तरंग मनोरचना की विस्तृत वर्णन करें, विस्तृत प्रकार से वर्णन करके प्रस्तुत करें। तो यहीं पर क्या इकाई दूसरी पूर्ण होती है। तीसरी इकाई है विशेषताएं, अंतर्द्वंद और प्रकार और निदान, उपचार, ट्रीटमेंट, थेरेपी, इलाज। प्रस्तावना, उद्देश्य। मनोरचना की विशेषता, अंतर्द्वंद के प्रकार आएंगे स्रोतों के आधार पर। पहला, दूसरा मुख्य रूप से चेतन स्तरी पर, तीसरा मुख्य रूप से अचेतन स्तरी पर। अंतर्द्वंद का निदान कैसे होगा, उसका उपचार कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसका समाधान कैसे होगा, ये हम अगले चरण में समझेंगे। सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन के प्रश्न होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची गई, निबंधात्मक प्रश्न। प्रस्तावना में कहते हैं कि क्या है मनोरचना, क्या है? व्यक्ति कौन सी मनोरचना का प्रयोग कब और किस स्थिति में करता है? जीवन अंतर्द्वंद की श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है। हमने कहा जीवन में क्या है? अंतर्द्वंद, द्वंद्व तो होगा जीवन में, जूझना तो पड़ना पड़ेगा भाई। जीवन का मतलब ही क्या है? जहां क्या हो? चुनौती हो, संघर्ष जहां पर हो, जहां पर जूझना जहां पर हो, वही जीवन। जहां पर क्या हो? किसी समय भी पशु या मनु हो सकते हैं। मनुष्य का मतलब, जीवन का मतलब पशु या मनु, एक संकीर्ण मार्ग है। हर समय क्या करना अपना को बैलेंस, संतुलन में
समतुल बनाए रखना है। ये तो यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समतुल अगर खोया, पशु बन गए। थोड़ा समतुल इधर को खोया तो मनु बन सकते हैं, छलांग लग सकती है। पशु मतलब जो पास में बधा हुआ है, मनु जो पास से भी मुक्त हो चुका है, वो मनु। जो पास में नहीं बताया वो मनु, और बीच में मनुष्य जो दोनों के मध्य में है, वो यहां भी जा सकता है, यहां भी। यहां का तो पशु का तो उसको अनुभव है, वो बधा ही हुआ है। यहां से थोड़ा आगे भी छलांग लगने की संभावना है मनु में। प्रस्तावना बताया है, दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रकृति की इच्छाएं, आवश्यकताएं व्यक्ति में उत्पन्न हो, एक की पूर्ति दूसरे की पूर्ति में बाधा डाले, तो ऐसी अवस्था को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रकृति की इच्छाएं हो सकती हैं या आवश्यकताएं हो सकती हैं। हमारी चॉइस हो सकती है या हमारी नीड हो सकती है। लेकिन क्या हो, व्यक्ति में उत्पन्न हो तो जाती हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, दो या दो से अधिक क्या है, इच्छाएं आपस में परस्पर विरोधी प्रकृति होती है। एक को पूर्ति करेंगे तो दूसरी में बाधा बन जाएगा। तो ऐसी जो अवस्था, जो स्टेज है, उस ऐसी स्टेज को हम, ऐसी अवस्था को हम अंतर्द्वंद कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये दो से या दो से अधिक तो हमारी क्या आएंगी, इच्छाएं आ रही होंगी, आवश्यकताएं आ रही होंगी। इच्छाएं हमारी चॉइस हो रही होगी और हमारे नीड्स हमारी आवश्यकता हो रही होगी। लेकिन व्यक्ति में क्या है, उत्पन्न तो हो जाती हैं, लेकिन दोनों में क्या है, ठीक एक दूसरे के विपरीत। धर्म संकट भी कहते हैं। धर्म के दो राय भी बन सकते हैं। द्वंद मतलब ये होता है कि दो, अगर ये पूर्ति करता हूं तो ये जाता है, ये पूर्ति करता हूं तो ये जाता है। जैसे हो सकता है कि धर्म के लिए स्वधर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म और स्वधर्म में भी क्या हो जाता है, उसमें भी अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि धर्म करूं या स्वधर्म करूं। तो ख्याल रखना चाहिए, उसमें स्वधर्म श्रेष्ठ है। अब धर्म और स्वधर्म क्या है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहां पर द्वंद्व आ जाएगा, वहां पर हो जाएगा। तो वहां पर क्या है कि दो इच्छाएं, एक स्वधर्म मतलब जिसके लिए हमने जीवन अपना लिया है, उसके उद्देश्य के लिए, स्वधर्म जो हमारा कर्तव्य जो दिया गया है उसके लिए, और धर्म में लिए जो हमारा, जहां पर हमने एक संयोग था हमारा, मतलब धर्म के लिए कहना है कि मतलब है कि जहां हमने जन्म लिया, परिवार के लिए संबंधित जो कार्य है वो धर्म, और अपने के लिए जो हमने जीवन लिया, किसी उद्देश्य के लिए हमने जीवन लिया, उस जीवन का लिए उसको स्वधर्म कहते हैं। तो स्वधर्म और धर्म भी क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद आ जाता है। तो दो या दो से अधिक क्या है, परस्पर वो इच्छाएं होंगी और आवश्यकताएं होंगी, जब उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे के पूर्ति करने में क्या है, बाधा डालती हैं। तो ऐसी जो अवस्था है, जो ऐसी जो सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति है, उसका नाम है अंतर्द्वंद, उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। उद्देश्य, चार उद्देश्य यहां पर दिए गए हैं। विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि मनोरचनाएं व्यक्ति को चिंता से मुक्त करती है। दूसरी विशेषता है यह व्यक्ति के अहम की रक्षा करती है। तीसरी, यह व्यक्ति की उपयुक्त या उपयोगिता की भावना को अंदर बनाए रखती है। चौथी, यह व्यक्ति की समग्रता को रक्षा करने में सहायक होती है। पांचवी, मनोरचनाएं एक प्रकार की मानसिक क्रियाविधि है, इसका उपयोग अचेतन अर्धचेतन स्तर पर होता है। छठी, सुरक्षात्मक उपायों द्वारा व्यक्ति को अपने अंतर्निहित तनाव, अंतर्द्वंद्व और संघर्षों को कम करने में सहायता मिलती है। सातवीं, व्यक्ति की समायोजन को तात्कालिक रूप से सरल बना देती है। आठवीं, मनोरचनाएं बचतपूर्ण, इससे अंतर्द्वंद्व पर व्यय होने वाली शक्ति में बचत होती है। नौवीं, व्यक्ति मनोरचनाएं के प्रयोग के प्रति जागरूक नहीं होता है। नौवीं, दसवीं, मनोरचनाएं के अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति की वास्तविकता में से संपर्क टूट सा जाता है तथा व्यक्ति कुसमायोजित भी हो जाता है। अंतर्द्वंद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये तो विशेषता हमने समझ ली। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद। वही कहा, अंतर्द्वंद मतलब जब दो या दो से अधिक इच्छाएं, आवश्यकताएं, हमारी चॉइस, हमारी नीड्स जब व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती हैं, जब मन में चाह उत्पन्न हो जाती है, इच्छा, चाह उत्पन्न हो जाती है या आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के मन में, तो एक की पूर्ति करने के लिए दूसरी पूर्ति में बाधा पड़ जाती है। एक को पूरा करता हूं तो दूसरा में, अगर मैं एक पैर उठाता हूं तो दूसरा पैर मेरा संकट में पड़ जाएगा, और दूसरा पैर उठाता हूं तो दूसरा पैर संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति,
अब मेरे को चलना है तो दोनों पैरों के माध्यम से चल पाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहेंगे कि हम कहते हैं कि एक पैर को उठाकर एक पैर से चलो। तो ये जो स्थिति है क्या है, ये क्या है स्थिति, इस स्थिति को, इस कंडीशन, सिचुएशन को हम दशा को क्या कहेंगे, अंतर्द्वंद कहेंगे। कि दो या दो से अधिक इच्छाएं हो रही हैं, आवश्यकता आ रही है, चाह आ रही है, लेकिन एक की पूर्ति करने के लिए, एक को अगर पूरा करता हूं तो दूसरा पूर्ति करने में बाधा बन जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। इंग्लिश शब्द से बना है अंतर्द्वंद। इसका अनुवाद आता है कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से कॉन्फ्लिक्टस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक साथ टकराना। तो इसका ऐसी स्थिति से होता है कि जिसमें दो आवेगों, अभिप्रेरणकों का एक समय में आपस में परस्पर में टकराना या संघर्ष होना। मित्र जो लेजा रस हैं, वो अपने शब्दों में कहते हैं कि अंतर्द्वंद जो है उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को दो असंगत अवस्थाएं, पारस्परिक रूप से विरोधी अवस्थाएं की पूर्ति को प्राय एक ही समय पूरा करना होता है। अर्थात जब विवश होकर एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं कि दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करवाना असंभव हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये समझें कि विद्यार्थी है, अभी उसका समय क्या है, विद्या अर्जन के लिए है। अब वो क्या करता है, अभी वो मौज से रहना चाहता है, अभी वो चाहता है कि मैं कुर्सी में आराम से बैठ कर खाना खाऊं, मौज करूं। अब दो बातें यहां पर है, अगर वो अभी मौज करना शुरू कर दिया तो आगे जीवन में फिर उसको संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, बड़े जब प्रौढ़ हो जाएगा तब तक कर्तव्य करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो विद्यार्थी का जीवन काल है, अगर अभी वो श्रम नहीं कर रहा है, परिश्रम अगर नहीं कर रहा है, बैठ गया है, आराम से बैठ कर खाना खा रहा है, लेकिन अगर वो कहता है कि यार मैं आराम से बैठूं या श्रम करूं, इन दो स्थिति का वो निराकरण नहीं कर पा रहा है कि कौन सी स्थिति मेरे सही है, कि मैं मौज से रहूं या श्रम करूं, परिश्रम करूं, मेहनत करूं, हार्ड वर्क करूं। कौन सा, दोनों में क्या अंतर्द्वंद हो रहा है, कौन सी स्थिति में, अभी मेरे को काम, श्रम, मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या बैठ के आराम से करना चाहिए, गपशप मारना चाहिए, करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। या ऐसा कहें, अभी मेरे को अध्ययन करना है या क्या अन्य कार्य करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो अंतर्द्वंद हो रहा है कि क्या हो रहा है कि अगर इसकी पूर्ति करता हूं तो उसमें विघ्न पड़ जाता है, अगर उसकी पूर्ति करता हूं तो इसमें विघ्न पड़ जाता है। तो उसको जब दो राह जब आ जाते हैं तो दो राह में चुनना कि कौन सा सही है, उस स्थिति को हम कहते हैं, जो हमारा अर्ध चेतन है, जो हम द्वंद कह रहे हैं, वो अर्ध चेतन की स्थिति में होता है। मतलब नहीं हम पूरे चेतन होते, नहीं पूरे हम अचेतन होते, मध्य स्थिति में होते, तो वहां पर द्वंद होता है। कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मनुष्य जीवन का एक द्वंद है, अंतर्द्वंद है, द्वंद ही है। क्यों? क्योंकि न हम पूरे पशु है, न हम पूरे मनु है, हम मध्य में है। तो यहां पर द्वंद होना अनिवार्य ही है, द्वंद होना अनिवार्य ही है, होना ही है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य मतलब मनुष्यता का मतलब ही स्वभाव है कि अंतर्द्वंद होना, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद में होना। लेकिन अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इस द्वंद से हमें मनु की ओर भी यात्रा कर सकता है, पशु की ओर भी यात्रा कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर बात है। तो विद्यार्थी कोई व्यक्ति जीवन है तो उसको द्वंद पड़ जाता है कि यार मेरे को अभी इस मतलब दोहराए में पड़ जाता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए। तो क्या है, टकरा आ जाना, दो चीज एक साथ आ जाना। परीक्षा भी है, कहीं मेरे को एग्जाम, मेरे परीक्षा भी है और आम परीक्षा का समय भी है, और वहां मेरे को शादी में भी जाना भी है। अब द्वंद हो रहा है, तो किसी एक को तो क्या करना पड़ेगा जी। लेकिन वहां जाता हूं तो वो छूट जाता है, यहां जाता तो ये छूट जाता है। परीक्षा देने जाऊंगा तो वहां पर वो शादी छूट जाएगी, वो पार्टी छूट जाएगी, तो मित्र जो करा रहे थे, उत्सव जो करा रहे थे, महोत्सव जो करा रहे थे, वो पार्टी छूट जाएगी, यहाँ मेरा परीक्षा। तो दोनों में क्या हो रहा है, एक दूसरे के ठीक विपरीत टकराहट हो रही है। ये स्थिति का नाम है, इस दिशा का नाम क्या है, इस स्टेटस का नाम क्या है, अंतर्द्वंद है।
तनावपूर्ण स्थिति होती है। और याद रहे मनुष्यता ही क्या है, अंतर्द्वंद है, संघर्ष है, जूझना है। कुछ बातें हमें बताते हैं। अंतर्द्वंद एक तनावपूर्ण स्थिति होती है। अंतर्द्वंद का जन्म कब होता है, जब दो या दो से अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती है कि मेरे को वहां पार्टी में भी जाना है, मित्र ने पार्टी करी वहां भी जाना है, और मेरे को मेरी परीक्षा भी हो रही है, परीक्षा का समय कल मेरे को परीक्षा देने भी जाना है और वहां पार्टी में किस में जाऊं। तो ऐसी स्थिति को मैं अंतर्द्वंद। ये इच्छाएं परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती हैं, विरोधात्मक प्रवृत्ति के कारण दोनों की इच्छाएं तृप्ति में संभव नहीं हो पाती है। प्रकार होते हैं, पहला होता है स्रोतों के आधार पर, दूसरा मुख्य रूप से चेतन स्तर पर, तीसरा होता है मुख्य रूप से अचेतन स्तर पर। एक होता है चेतन स्तर पर, कॉन्शसनेस के स्तर पर, कॉन्शसनेस, दूसरा अनकॉन्शसनेस के तल पर होता है, और पहला स्रोतों के आधार पर। स्रोतों के आधार पर क्या है, तीन बातें। पहला होता है आंतरिक आवश्यकताओं और बाह्य प्रतिरोधों में अंतर्द्वंद होना, स्रोतों के आधार पर जो वर्गीकरण है। दूसरा इसके स्रोतों के आधार पर जो दूसरा भाग, दो बाह्य आग्रहों के परस्पर विरोध में अंतर्द्वंद होना। तीसरा भाग है दो आंतरिक आवश्यकताओं के परस्पर विरोध में अंतर्द्वंद होना। अब करेंगे द्वंद्व के भी प्रकार, टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार। स्रोतों के आधार पर, दूसरा कॉन्शसनेस, मुख्य रूप से चेतन के स्तर पर अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट होना। तीसरा है अचेतन पर, मुख्य रूप से अनकॉन्शियस स्तर पर, लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होना, अंतर्द्वंद होना। तो मुख्य जो हम चेतन बता रहे हैं, चेतन के भी क्या है, चेतन के अंदर चार इसके भाग दिए हैं। उपागम अंतर्द्वंद, दूसरा परिहार अंतर्द्वंद, तीसरा उपागम परिहार अंतर्द्वंद, चौथा दोहरा उपागम और परिहार अंतर्द्वंद। ये क्या है, चेतन के स्तर पर। दूसरा अचेतन के स्तर पर भी क्या है, चार दिए हैं। इदम और अहम के अंतर्द्वंद, दूसरा है अहम और पराहम के अंतर्द्वंद, तीसरा है इदम और पराहम के अंतर्द्वंद, चौथा है अंतर्द्वंद के विभिन्न रूप का विस्तृत वर्णन। ये यहाँ पर दी गई है। जो तीन इसके प्रकार क्या है, तीन होते हैं स्रोतों के आधार पर, चेतन और स्त्री पर, और अचेतन स्त्री पर। मुख्य रूप से चेतन, मुख्य रूप से अचेतन स्त्री पर होता है अंतर्द्वंद। फिर ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, ये बताने का प्रयास यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। ये दूसरा रूप, दूसरा चेतन के स्तर पर हो गया है, और फिर तीसरा अचेतन के स्तर पर दिया गया है। फिर इसका निदान करना, किसी का निदान करा जाए। अब कॉम्प्लेक्ट तो आ चुका है, धर्म बड़ा कि स्वधर्म बड़ा। धर्म भी वैसे ही लगेगा। धर्म मतलब माता पिताओं की सेवा करने का वो समय होता है। अगर हमें दिया धर्म मतलब क्या है, जो हमारे समाज, जो हमारा जो परिवार संबंधी जो मित्रों के साथ करना, और दूसरा होता है स्वधर्म। अब कौन सा धर्म बड़ा कि स्वधर्म बड़ा, तो वहां पर स्थिति आती है। निश्चित निदान के लिए बातें यहाँ पे दी गई है, ये बातें हमें बताई गई है। फिर सारांश की बातें दी गई है, शब्दावली दी गई है, 100 मिलाकर प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मनोरचना के मुख्य विशेषता का विस्तार से वर्णन करो, अंतर्द्वंद के स्वरूप का स्पष्ट करो, चेतन स्तरीय अंतर्द्वंद के प्रकार का वर्णन, अर्ध अंतर्द्वंद का निदान किस प्रकार किया जाता है, इसको बताने का प्रयास करो। तो यही पर इकाई क्या पूर्ण होती है। मानना नहीं है, जानना है, आनंद बहुत से जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति पर सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।